इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। राजस्थान के प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजय माकन जी, हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, एआईसीसी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव जी, प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रामगोपाल जी अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन जी, महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, महामंत्री कार्यालय एवं प्रशासन रवि घोष जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक रमेश बरियानी जी, प्रमुख प्रवक्ता सुशील शुक्ला जी, संचार विभाग के सदस्य आरपी सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेश छावड़ा जी, और सबसे मैं कहूंगा हमारे संचार विभाग के सभी साथी जो प्रवक्तागण जो सब बैठे हैं, और सबसे बढ़कर आप सब पत्रकार साथी जिनको हमने इस पत्रकार वार्ता के लिए आमंत्रित किया। श्री अजय माकन जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे चर्चा के लिए यहाँ आए हैं, और उन्होंने अपना पूरा जो बातें कहनी है वो आपके बीच भी उनके निर्देशानुसार वितरित की जा चुकी है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ श्री अजय माकन जी को आमंत्रित करता हूं कि वे इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता की शुरुआत करें। आदरणीय छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, एआईसीसी से मेरे साथी चंदन यादव जी, शैलेश त्रिवेदी जी, इसको हमारे तमाम यहाँ पर प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण और पत्रकार साथियों, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और त्रिवेदी जी ने बताया कि आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आप सब लोगों के बीच में आया हूं, और पूरे देश के अंदर कुछ वक्त कुछ समय ऐसा होता है जबकि विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सही बातें जनता के बीच में बताने की जरूरत होती, और मैं समझता हूं और पूरी कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि एक ऐसा वक्त है जिसमें देश के धरोहर को एक तरीके से, देश की विरासत को एक तरीके से 70 वर्ष के अंदर जनता की गाड़ी कमाई से अर्जित की गई संपत्ति को जब मेगा डिस्काउंट सेल लगा करके केंद्र सरकार जिस प्रकार से बेच रही है, उसको हम लोग यहां पर आकर के आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम जगाना और चेताना चाहते हैं। मोदी सरकार ने 2 जुड़वा बच्चों को एक तरीके से जन्म दिया। एक का नाम डीमोनेटाइजेशन और एक का नाम मोनेटाइजेशन। और डीमोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन दोनों का मकसद एक है। जैसे आप पुरानी पिक्चरों के अंदर देखते होंगे सीता और गीता, राम और श्याम, वैसे ही ये मोदी जी द्वारा प्रोड्यूस करी गई, डायरेक्ट करी गई फिल्म है मोनेटाइजेशन डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ने गरीबों, कारोबारियों और छोटे लोगों को लूटा, और यह जो मोनेटाइजेशन है ये देश की विरासत को लूटने का काम कर रहा है। और मकसद दोनों का एक ही है कि अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, और ये दोनों जुड़वा बच्चे अमीर लोगों को, मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक गरीब लोगों को, देश की जनता को लूटने का काम किया, और दूसरे ने देश की विरासत को और इंफ्रास्ट्रक्चर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस 15 अगस्त को और इससे पहले भी, और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर आपने देखा होगा मोदी जी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैंने जो अभी प्रेस रिलीज दी है इसमें सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है, और इन्हीं के
दो डॉक्यूमेंट जो नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की जो दो भागों में इन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है उसी में से लिया। 12th 5-year प्लान जो 2012 से जो 2017 के बीच में हुआ था, इसी के अंदर ये लिखा गया है। ये मेरे कहीं और से आंकड़े नहीं है, ये इन्हीं के आंकड़े हैं, इसी वॉल्यूम 1 के अंदर दिया गया है और उसका पैरा भी मैंने इसमें मेंशन किया है। उन्होंने कहा है कि 36 लाख करोड़ रुपया 12th 5-year प्लान के अंदर खर्च हुआ 2012 से लेकर के 2017 के बीच में। 5 वर्ष के अंदर जो पैसा खर्च हुआ 5-year प्लान की सोच शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार ने की। तो प्रतिबद्ध वर्ष औसत कितना आया? 7,20,000 करोड़ रुपया प्रति वर्ष इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर डेवलपमेंट में खर्च हुआ। और उसके बाद के 2 वर्ष के अंदर कुल खर्च हुए 10 लाख करोड़। ये इन्होंने ही कहा। एवरेज कितनी आई? 5 लाख करोड़ पर प्रति वर्ष की। तो जो मोदी सरकार ये कह रही है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देश की ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेचना चाहते हैं, उनकी नीयत और उनके काम करने का तरीका आप देख सकते हैं कि उनके अपने समय के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर औसत जो 12th 5-year प्लान कांग्रेस के समय के ऊपर था उसमें 7,20,000 करोड़ प्रति वर्ष से घट करके 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष के अंदर आ गया है, जो लगभग 40% की कमी खुद की इनकी अपनी सरकार के दौरान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अपना इंटरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि इनका अपना इंटरेस्ट अपने मित्रों का डेवलपमेंट करना है, जिसके लिए ये लोग लगे हुए हैं। सबसे बड़ा नुकसान जिस तरीके से ये किया जा रहा है वो ये है कि इससे मोनोपोली बढ़ जाएगी, एकाधिकार बन जाएगा या डुओपोली हो जाएगी, 2 लोगों के हाथ में आ जाएगा। आज हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी इस बात की है कि हम लोग किस तरीके से मोनोपोली का हम लोग मोनोपोली ना बनने दें। इंग्लैंड के अंदर, यूके में देखा कि जब बैंकिंग सेक्टर को उन्होंने प्राइवेटाइज की, मोनोपोली हो गई, तो उसको वो लोग अभी तक नहीं कर पा रहे। यूएस में आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े टेक जायंट्स किस तरीके से फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ में, माइक्रोसॉफ्ट के साथ में जिद्दोजहद, वहां की इतनी बड़ी सरकारों को करना पड़ता है क्योंकि वहां पर भी मोनोपोली जिस तरीके से बन गई। हमारे यहां पर भी सीमेंट सेक्टर के अंदर मोनोपोली की वजह से आपने देखा कि कैसे रेट्स एक तरीके से 2-3 लोग मिल करके कर लेते हैं। सरकारों को कई बार खूब कोशिश करनी पड़ती है, उसके बाद भी जाकर के वो लोग कामयाब इसमें नहीं हो पाते। अब मोनोपोली अगर जो है, पोर्ट के अंदर एक जगह की मोनोपोली, टेलीकॉम सेक्टर के अंदर दूसरी जगह की मोनोपोली, एयरपोर्ट के अंदर फिर किसी और की मोनोपोली, उस तरफ में, उस दिशा के अंदर ये पूरा का पूरा काम हो रहा है, जिसकी हम लोग कांग्रेस पार्टी, हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इसके अंदर मोनोपोली पैदा होगी, क्योंकि जिस तरीके से और जिस बड़े तरीके से मेगा सेल जिस तरीके से लगाई गई है, कोई ये एक आध छोटे मोटे एक आध कोई सेक्टर का या एक आध एयरपोर्ट का नहीं है, ये पूरे देश के सबसे महत्वपूर्ण जितने भी जगह इस तरीके से हर सेक्टर के अंदर हो सकता है, सब जगह के ऊपर एक साथ किया जा रहा है और इस मोनोपोली से हमारे को बचना चाहिए। इस वजह से हम लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी मोनोपोली के लिए ये कारण बनती। दूसरा, पूरे के पूरे हमारे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर 111 लाख करोड़ का मोदी सरकार ने टारगेट रखा है। उसमें से ये कहते हैं कि ये 6 लाख करोड़ इसमें से आएगा 4 वर्षों के अंदर आगे, और 6 लाख करोड़ केवल 111 लाख करोड़ में से पाने के लिए देश के अंदर सबसे मूल्यवान हीरे, एक तरीके से कौशिक बसु जो इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि किराए के रेट के ऊपर ये संपत्तियां बेची जा रही हैं। और ये जो 6 लाख करोड़ भी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये 6 लाख करोड़ कोई सरकार को सीधे सीधे आने वाला नहीं है। इसके अंदर अगर जो है पॉइंट नंबर 3 में एक मैंने कैपेक्स का डेफिनेशन इसके अंदर डाला है। इसमें 4 तरीकों से इसकी वैल्यूएशन करी गई। मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट बेस्ड वैल्यूएशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू वैल्यूएशन है और एंटरप्राइज वैल्यूएशन है। बाकी सब चीजों को छोड़ते सिर्फ एक कैपिटल एक्सपेंडिचर वैल्यूएशन के बारे में मैं बताना चाहता हूं। इसमें उसका डेफिनेशन दिया हुआ है इंग्लिश में, सिर्फ एक लाइन में आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। आप उससे अंदाजा लगाएंगे कि किस तरीके से हम लोगों की और जनता की आंख में धूल झोंका जा रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अप्रोच ये कहता है, मैंने इसमें डाला हुआ, इन सच केसेस
typically a sizable capital expenditure towards expansion, augmentation or improving the quality of infrastructure deliveries envisaged over the transaction life. Hence, in such cases, the extent of private investment estimated towards such capex has been considered as indicative monetization value. Indicative monetization value है कि उसका लगभग कितनी कीमत उसकी लगाई जा रही। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इसमें यह कहा है इन्होंने कि कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में अगर कोई प्राइवेट कंपनी लेता है तो उसके पूरे ट्रांजैक्शन लाइफ में वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। यानी अगर मान लीजिए स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट अगर 600 करोड़ की कीमत जैसे लगाई है तो वो 600 करोड़ रुपए उनको अब नहीं मिलने वाले। 600 करोड़ रुपए अगर वहां पे कैपिटल एक्सपेंडिचर 30 वर्षों में खर्च होंगे तो उसकी कीमत 600 करोड़ रुपए अब के में जोड़ करके वो 30 वर्षों के अंदर वो 600 करोड़ रुपए लगाए गए। तो जो इसमें इस वजह से साफ ये लिखा हुआ है इसके अंदर, मैंने इसलिए ये पढ़ करके बताया है आपको कि ये 6 लाख करोड़ रुपए भी जो है ये अभी नहीं मिलने वाले। अगर किसी की ट्रांजैक्शन लाइफ 30 साल है, 60 साल है, तो जो पूरे 30 साल में, पूरे 60 साल में जो खर्च होगा वो है 6 लाख करोड़ रुपए। और ये भी 111 लाख करोड़ रुपए जो मोदी जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की बात कर रहे हैं उसका है। तो जब ये कौड़ियों के भाव, ये सारे की सारी चीजें आज अगर जो है मार्केट वैल्यू यहां पे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की अगर आप देखें तो हजारों करोड़ की होगी, लेकिन उसको कौड़ियों के भाव केवल अपने कुछ मित्रों को उसको बेचने के लिए, और वो भी जैसे मैंने कहा कि कोई अभी के अभी 600 करोड़ नहीं मिलने वाले। और ये कैपेक्स अप्रोच, वैल्यूएशन अप्रोच इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने टोटल 20 कैटेगरीज इन्होंने एसेट्स की बनाई हैं और 20 में से 11 कैटेगरीज कैपेक्स वैल्यूएशन अप्रोच की है। तो सबसे ज्यादा कैपेक्स वैल्यूएशन अप्रोच में होगा और इस वजह से यह महत्वपूर्ण है कि ये पैसा 6 लाख करोड़ की जो बोल रहे हैं, ये पैसे में से बहुत कम पैसा सीधे अपफ्रंट जिसको कहते हैं वो सरकार को मिलेगा। ज्यादातर पैसा नोशनल होगा और जो कि आगे आने वाले कई दशकों के अंदर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, कोर्ट पे चला जाएगा, कोई केस डाल देगा, आएगा भी या नहीं आएगा, ये भी इस चीज का भी कोई अंदाजा नहीं है। तो जो हमारी जो विरासत है, जो हम लोगों का पैसा, गाड़ी कमाई, हमारी सरकारों के टैक्स पेयर्स के पैसों से जो हम लोगों की बनी गई है, वो इस तरीके से कौड़ियों के भाव ना बेचा जा रहा है, ना बल्कि किराए पे दिया जा रहा है, बल्कि लुटाया जा रहा है, हम लोग ये कहना चाहते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक वैल्यू की चीजें जो सुरक्षा के लिए हमारी जरूरी है। हमारे अगर कल को वॉर हो जाए, युद्ध हो जाए, तो हमारी आर्मी की मूवमेंट कैसे होगी? हमारी आर्मी की मूवमेंट ज्यादातर ट्रेन से होगी। अगर वही रेलवे ट्रैक्स प्राइवेटाइज हो जाए और अगर नेशनल हाईवेज के स्ट्रैटेजिक रोड्स अगर प्राइवेटाइज हो जाए और उन प्राइवेट कंपनीज के ऊपर आप विदेशी पैसा भी उसके अंदर लग सकता है, तो क्या ये सही है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कि इस प्रकार की स्ट्रैटेजिक चीजें, इस प्रकार की देश की सामरिक महत्व की चीजें, सुरक्षा की हिसाब से जरूरी चीजों को आप लोग विदेशी ताकतों के हाथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बेच दें? ये कहां की राष्ट्रीय प्रेम है? ये कहां का नेशनलिज्म है कि आप जो सबसे ज्यादा जरूरत, भगवान ना करे युद्ध अगर कभी हो जाए, सैनिकों की मूवमेंट को रोकने का सबसे आसान तरीका किसी भी विदेशी ताकत का यह हो सकता है कि सीधे के सीधे इस वक्त मेगा सेल के अंदर थोड़े से पैसे फालतू दे करके आप उसको खरीद लो और उसके बाद में उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाओ, और जब भी कभी ऐसे युद्ध का समय आ जाए तो उस वक्त आप इस चीज को रोक लो। कांग्रेस ने कभी भी इस वजह से अपने समय के ऊपर इस तरीके की सामरिक महत्व की चीजें, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजों को कभी भी हमने सेल पे नहीं लगाया, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार से पाइपलाइन, जो गैस की पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, ये हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। कल को इसी प्रकार की कोई जरूरत के समय के ऊपर अगर इसमें भी कोई विदेशी ताकतें पूंजी लगा करके इसको खरीद लें तो कौन इन सब चीजों की जरूरत पड़ने के ऊपर, युद्ध या कोई और जरूरत पड़ने की समय के ऊपर हमारे देश की रक्षा करेगा? ये इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। कुछ चंद अपने मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन सब चीजों को भी इन लोगों ने सेल में लगा दिया है। फिर रोजगार की सुरक्षा, हमेशा कभी भी प्राइवेट जहां पर चलती हुई कोई भी प्राइवेट जगह होती है उसमें पहले यूनियन से बात किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, उनको बताया जाता है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, कोई बेरोजगार नहीं होगा, और साथ के साथ में
यह भी ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से वहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी सबकी रिजर्वेशन का और नौकरियों का सबसे बड़ा एक तरीका हमारी ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और सरकारी नौकरियां होती हैं। तो जब ये एक पूरी मेगा सेल लगा करके इस तरीके से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो ये बेचने का काम कर रहे हैं, ये हमारे देश के अंदर इस प्रकार से जिन लोगों को नौकरियां आराम से इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के माध्यम से मिलती थी, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रहार है। हम लोग ये कहना चाहते हैं और इसलिए भी हम लोग इसका विरोध करते हैं। रेलवे की प्राइवेटाइजेशन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिकली सुरक्षा की दृष्टि से क्यों रेलवे हमारे लिए जरूरी है, साथ ही साथ में मैंने ये पॉइंट नंबर 6 में आपको बताया है कि कौन से रेलवे लाइंस और कौन सी स्टेशंस ये लोग प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लाइंस कौन से प्राइवेटाइज कर रहे हैं? सबसे पहले दिल्ली मुंबई, दिल्ली चेन्नई, मुंबई चेन्नई। और रेलवे स्टेशन कौन से? नई दिल्ली, मुंबई सेंट्रल, CSMT, नागपुर, अमृतसर, तिरुपति, ग्वालियर, जो सब बढ़िया से बढ़िया स्टेशन जहां पे जगह बहुत है, जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट होता है, वो लाइंस जहां पर सबसे ज्यादा जहां पर कमाई रेलवे को होती है, वो सब के सब बेच रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या होगा? जो प्रॉफिट मेकिंग रूट्स, जो प्रॉफिट मेकिंग स्टेशन हैं, वो सब के सब तो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और जो लॉस मेकिंग होगा वो सरकार के पास में रहेगा। और जो लॉस मेकिंग जब सरकार के पास में होगा तो उसकी भरपाई कैसे होगी? आपके और हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से। तो प्रॉफिट तो प्राइवेट और लॉस हमारा आपका, ये पूरे के पूरे सरकार की साजिश। तो इस तरीके से कभी भी नहीं होता। हमेशा पैकेट्स बनाए जाते हैं, एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, ताकि कभी भी इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखा जाए कि लॉस मेकिंग और प्रॉफिट मेकिंग एक साथ में हो। लेकिन अपने घर के सबसे कीमती महत्वपूर्ण जेवर बेच करके बाकी सब के सब देश के लोगों के साथ में टैक्स पेयर्स के पैसों से उसकी भरपाई करने के लिए ये साजिश, हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी भी इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब जो है ये कहते हैं कि सरकार इस पे पूरा दखल देगी। सरकार जो है वो हम लोग मलकियत दूसरों को नहीं दे रहे, उस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये नए SPV स्पेशल पर्पस व्हीकल्स या जो रीट या जो इन्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट वगैरह जो ये बनाने की बात कर रहे हैं, ये सारे SPVs और ये सब बन जाने के बाद में CAG इन सब में से किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकता। तो ये CAG के ऑडिट के दायरे से सबके सब बाहर हो गए, ये RTI के दायरे से सबके सब बाहर हो गए। जब RTI के दायरे से बाहर हो गए, CAG के दायरे से बाहर हो गए, तो ना तो कंट्रोल आपका, ना कंट्रोल सरकार का, किसी भी तरीके से इसके ऊपर कोई कंट्रोल किसी का भी नहीं हो सकता। मैंने इसमें ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के कुछ अनुभव भी इसमें कैसे इसमें हुए हैं वो भी मैंने दिया है। और इसलिए मैंने दिया है क्योंकि इन्होंने अपने वॉल्यूम 1 में ऑस्ट्रेलिया का जिक्र किया है, वहां पे ARI ऑस्ट्रेलिया रिसाइकलिंग इनिशिएटिव उन्होंने लिया था, उसका उन्होंने जिक्र दिया। इसलिए मैंने यहां पे भी दिया है कि किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग जगहों के ऊपर उन्होंने जब इस तरीके से मोनेटाइजेशन किया तो उसका क्या दुष्प्रभाव वहां पर किस तरीके से पड़ा, कैसे वहां पे बिजली की कीमतें बढ़ गई, किस प्रकार से वहां के ऊपर वहां के अटॉर्नी जनरल CAG वहां का वो उसको वो जांच नहीं कर सकता, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी से वो कैसे वहां पे बाहर हुए, कैसे वहां पे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन है, किस तरीके से ये उसके दायरे से बाहर हुए, किस तरीके से सिंगापुर के अंदर सिग्नलिंग के ऊपर एक कंपनी, प्राइवेट कंपनी पैसा खर्च नहीं करती थी तो उसको नेशनलाइज वापस करना पड़ा, इसका जिक्र मैंने इसके अंदर किया है। अब जो है ये कहते हैं कि सरकार की मलकियत इसमें रहेगी, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने कहा स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनेगा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनेगा। अब जब ये ट्रस्ट बनेंगे तो ट्रस्ट बनाने के इसका तरीका क्या है? तरीका इसका यह है कि सरकार अपने एक संस्थान को ट्रस्ट में डालेगी, ट्रस्ट सेबी में रजिस्टर करेगी और उसके यूनिट्स शेयर के रूप में बना करके मार्केट में बेचेगी। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब ट्रस्ट बन गया, ट्रस्ट ने अपने यूनिट्स बेच दिए, तो फिर मलकियत जिसके पास में यूनिट्स हैं उसकी रहेगी या सरकार की रहेगी? और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना करके सभी के सभी ये बेचना चाहते हैं।
रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना करके सभी के सभी ये बेचना चाहते हैं और उसके अंदर ट्रस्ट को डाल करके सेबी में रजिस्टर करके मार्केट के अंदर उसके यूनिट्स को फ्लोट करके वो यूनिट सब लोग जब आप लोग खरीदेंगे या जो अपने मित्र पूंजीपति जो उनके खरीदेंगे तो वो जिनके पास में यूनिट्स होगा मालिक वो होंगे या सरकार होगी। तो ये किसको झूठ बोल रहे हैं? ना तो इनको पैसा मिल रहा है, ना इनको किसी प्रकार से इनकी मलकियत उसमें होगी, ना सीएजी के तरीके से ये उसका ऑडिट ढंग से कर पाएंगे, ना आरटीआई के अंदर आने के ऊपर जनता को उसके बारे में अंदर क्या काम हो रहा है वो पता चलेगा। तो कैसे ये सरकार के और जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है, इस चीज का आप अंदाजा कर लगा सकते हैं। आखिर में एक जो सबसे बड़ी बात है जो आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं इनके सामने भी कहता हूं, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट या यहां पे स्टील प्लांट्स या दिल्ली के अंदर जो बड़े बड़े हमारे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज बने हुए हैं जहां पर सरकारी कर्मचारी रहते हैं या रेलवे स्टेशन, ये सारी की सारी जमीनें तो राज्य सरकारों की हैं। तो राज्य सरकार की जमीनें ये अब कौड़ियों के भाव जो बेच रहे हैं तो उसका पैसा क्या वापस राज्य सरकार को मिलेगा या सरकारों को मिलेगा? क्या उन्होंने राज्य सरकारों से पूछा कि हम आपके द्वारा रियायती दर पे दी गई जमीन को हम बेच रहे हैं, अपने मित्र पूंजीपतियों को कौड़ियों के भाव पे हम लोग उनको दान दे रहे हैं, क्या राज्य सरकारों से उन्होंने पूछा इस बात को? जब राज्य सरकारों से नहीं पूछा, जमीन राज्य सरकार की लैंड स्टेट इशू है, तो फिर क्या हक है केंद्र सरकार को इस प्रकार से बगैर पूछे इस प्रकार से मेगा सेल लगाने के लिए क्या अधिकार उनको है? आज हम लोग ये जानना चाहते हैं। तो किसी भी तरीके से कोई भी इसके अंदर इन लोगों ने फॉलो नॉर्म्स को नहीं किया है। राज्य सरकार नुकसान में, जमीन उनकी किसी और को अलॉट किया जा रहा है, पर्पस किसी और के लिए उनको दिया गया था। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं। आज कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी होने के नाते हम अपना फर्ज निभाते हुए हम लोग यहां पर आए हैं और देश भर के अंदर हम इसके लिए आंदोलन करेंगे। आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता को हम चिताना चाहते हैं कि अब जाग जाएं, ये हमारे देश की विरासत को लूटने का और हमारे देश की विरासत को जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे हैं उन पैसों से जो बनाई गई संपत्तियां 70 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, उसको कौड़ियों के भाव में उसको अपने मित्रों को दान में एक तरीके से देने का कार्यक्रम केंद्र सरकार का है, जिसको रोकने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज केवल इसी विषय के ऊपर आप लोग प्रश्न पूछें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई और विषय यहां पे आकर के इस विषय को हम लोग डाइल्यूट करें। और आप लोगों से भी अनुरोध है कि इस विषय को डाइल्यूट मत होने दें। आज अगर ये विषय डाइल्यूट हो गया, आज अगर ये विषय लोगों के दिमाग से या सरकार के ऊपर, केंद्र सरकार पे अगर इसका प्रेशर नहीं पड़ा, तो हमारी ये सारी संपत्तियां जो हमारे ज्वेल्स हैं, ये हमने जो अर्जित करे हुए हैं, ये सबके सब एक एक करके बेचने की तैयारी में सब लोग हैं। मैंने जैसे कहा कि सीधे सीधे जो प्रभावित करने वाला है वो नौकरियां का है, और जो हमारे सर्विसेज जैसे रेलवे का है, रेलवे के अंदर जो खराब जो लाइंस हैं जिसका इस्तेमाल गरीब लोग करते हैं, जहां पर लोगों के स्पेंडिंग पावर ज्यादा नहीं है, जो लोग काम करते हैं दिल्ली में और रहते छत्तीसगढ़ में, वो वापस अपने गांव में जाना चाहते हैं, वो लोग जो हैं वो 5,000 की टिकट नहीं खरीदेंगे, तो उनको टिकट 500 की होगी, लेकिन उनकी सर्विसेज इतनी खराब हो जाएगी, हालात इतने खराब हो जाएंगे कि उन लोगों को सबसे खराब स्थिति उन लोगों की होगी। जो हमारे छोटे कस्बे हैं, वहां के रेलवे स्टेशन जहां पर बहुत ज्यादा लोग नहीं, जहां पर पैसा खर्च कर सकते हैं, उन रेलवे स्टेशन की हालत खराब हो जाएगी। तो ये जो चुन करके जो बेचा जा रहा है वो दिक्कत है। तो इसलिए इससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई इसलिए बढ़ेगी कि अगर उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, नुकसान वाली सारी चीजें तो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसों से जाएगा। नौकरियां जो आ गई, बेरोजगारी की हालत खराब है और बेरोजगारी होगी। तो ये सारी की सारी चीजों की दिक्कत है। फाइनेंशियली सरकार को बहुत बड़ा नुकसान है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये जो हम लोग बेच रहे हैं, इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट ह्यूज है। मतलब अगर आज हम वापस वो सड़कें बनाना चाहें, वापस वो पाइपलाइंस, वापस वो बनाना चाहें जो हम बेच रहे हैं, तो कई गुना ज्यादा पैसा खर्च होगा। तो सरकार को हर तरीके से इस काम से साधारण जनता को नुकसान होने वाला है। चलिए
नहीं शैलेश जी, आप पूछवा दो, आप बता दो। हाँ हाँ। सर एक सवाल था कि आप लोगों ने जैसे कहा कि केंद्र सरकार जो है सारी संपत्तियां बेच रही है, ठीक है, लेकिन आम जनों को आप कैसे समझाएंगे कि आपकी संपत्ति है? आम, क्योंकि इससे पहले भी महंगाई का एक मुद्दा आया, पेट्रोल डीजल पर लोगों ने एहसास तो किया, लेकिन आपके मूवमेंट से जो जुड़ना चाहिए वो नहीं जुड़ पाते। बीजेपी इस पर आगे हो जाती है, बीजेपी भी महंगाई को लेकर कहा कि उनके समय में भी महंगाई थी, तो आखिर आप जो उस मुद्दे को जनता के बीच क्यों नहीं पहुंचा पाते? देखिए, क्या स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में गाड़ी कुछ आप लोगों? देखिए, एक तो कल हम लोगों ने एआईसीसी लेवल पे एक कमेटी बनाई है जो कि दिग्विजय सिंह जी जिसके चेयरमैन हैं, जो आगे हमारे किस तरीके से कार्यक्रम जमीन पे उतार करके करना है उस चीज को हम करेंगे। तो हम लोग इसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आप महंगाई वाले मसले पे भी हम लोगों ने पूरे देश भर में कार्यक्रम किए हैं। हम लोगों ने पेट्रोल पंप्स के ऊपर हमारे प्रदर्शन हुए, साइकिल यात्राएं हम लोगों ने निकाली हैं पूरे देश भर में। जो भी हम कर सकते हैं हमने किया। मैं तो ये भी कहूंगा कि जितना बीजेपी ऑपोजिशन में रह करके करती थी उससे कहीं ज्यादा किया। आप मुझे बताएं, बीजेपी के टाइम पे 5 पैसे पेट्रोल और डीजल के भी बढ़ते थे, तो वो जो है कितना बड़ा उनका कभी प्रदर्शन होता। हम लोगों ने उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके ऑपोजिशन में रह करके हम लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, जो हम लोगों का इस प्रकार से जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं उसको आप लोग और दिखाएंगे और बात करेंगे, लोगों के बीच में और चर्चा करेगी मीडिया, तो लोगों तक के इस बात की जागृति होगी। हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, हम कोई हवा की बात नहीं कर रहे। हम टोटल जो भी मैंने अभी पॉइंट्स आपको दिए हैं, फैक्चुअल पॉइंट्स मैंने एक एक आंकड़े के साथ में दिया। कोई मैंने ऐसे हवा की बात नहीं कर रहा, कोई मैं सेंटिमेंटल इशू बना करके बात नहीं कर रहा। मैं एक एक पॉइंट आंकड़ों के हिसाब से दे रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इसको अपने प्रकाशन में और अपने मीडिया उसमें और दिखाएंगे तो लोगों में और चर्चा होगी। जमीन पे उतरने की तैयारी भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, हमारी समिति बन गई है और नेशनल लेवल पे हम बड़े एजिटेशन इस पे करेंगे। आपने ये कहा कि राज्यों की परिसीमन है, राज्यों की संपत्ति है, राज्यों से पूछा नहीं गया है। आपके साथ मुख्यमंत्री भी हैं, इनका जो प्रदर्शन देखा भी गया है, सरकार भी उन्होंने बनाई है। ऐसा रिजल्ट ओरिएंटेड काम कांग्रेस क्यों नहीं कर पा रही? तो हमारे मित्र ने एक सवाल पूछा था, उसी के संक्षेप में आपसे पूछा, ये 2 सवाल। देखिए, रिजल्ट ओरिएंटेड तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि इसका क्या रिजल्ट होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोग पूरी ताकत के साथ में नेशनल लेवल पे, मैं दिल्ली से यहां पर सिर्फ इसी काम के लिए आया हूं और मेरे जैसे हमारे सीनियर जो मिनिस्टर्स और मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट के हैं, पूरे देश भर में हम लोग जाकर के ये बात कर रहे हैं। और इसके साथ में जैसे मैंने कहा कि कल एआईसीसी की कमेटी भी बन गई है और हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी पूरे देश भर में लोगों के बीच में जाकर के इन सब चीजों को बताएगी। लेकिन इसके अंदर मैं फिर से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों का रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ये बातें लोगों तक के पहुंचाने का काम आप ही लोगों के माध्यम से होगा। जो हमारे प्रदर्शन हम करेंगे वो भी आप लोगों के माध्यम से जनता को के बीच में जाना चाहिए। और मैं यही निवेदन आप लोगों से फिर करना चाहूंगा। और क्रोनी कैपिटलिज्म की बात तो है ही है। हम तो बोल रहे हैं कि मित्र पूंजीपतियों को कुछ को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम हो रहा है, इसीलिए मोनोपोली और डुओपोली क्रिएट करी जा रही है। अब हमारे समय के ऊपर हम इस बात का ध्यान रखते थे कि पीएसयूज वही बेचे जाएं जिससे कि कोई मोनोपोली ना खरीद ले। तो इसलिए हम कभी भी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि मोनोपोली डिस्ट्रॉय करने के लिए काम करते थे और ये सरकार उल्टा कर रही है। 30 साल पहले उदारीकरण शुरू हुआ और शुरू तक हुआ जब आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कि जब आपकी सरकार थी तब इतने बेचे गए। आप ये आरोप लगाते हैं कि बेचा जाए, लेकिन आज आपका स्टैंड ये है कि पब्लिक सेक्टर के लिए खड़े होने की बात कर रहे हैं। आखिर जनता इस पार्टी पर कैसे एतबार करे? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। इस टाइम के ऊपर जो है लगभग 30-40 एयरपोर्ट्स एक साथ लगा दिए गए हैं कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए। हमारे समय पे सिर्फ एक दिल्ली अकेला सिर्फ हम लोगों ने उस टाइम पे किया था। क्यों? क्योंकि मोनोपोली क्रिएट ना हो। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा दाम मिले। जब आप जो है सारी चीजें एक सिंपल इकोनॉमिक सेंस है कि जैसे दिल्ली है, दिल्ली के अंदर इस वक्त
ये 700 एकड़ जगह दिल्ली के अंदर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि अगर वो 2 एकड़ एक बार में बेचे तो उसकी ज्यादा वापस वसूली होगी, या 700 एकड़ एक साथ में बेच दें तो ज्यादा पैसा उसमें मिलेगा? एक बात। दूसरा, जब 700 बेचेंगे एक साथ तो एक तो उसका रेट कम होगा, और दूसरा साथ साथ में वो 1 और 2 लोग ही खरीदेंगे और कोई खरीद नहीं पाएगा, मोनोपोली क्रिएट होगी। तीसरा, इसके साथ में जो जोड़ा गया है वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की चीजें जोड़ी गई। हम लोगों ने कभी रेलवे लाइन इस तरीके से, या जो सामरिक महत्व का डिफेंस के लिए जरूरी चीजें, हमने उन सब चीजों को नहीं हम लोगों ने करा। तो जो हमारे टाइम पे प्राइवेटाइजेशन और इनके टाइम पे प्राइवेटाइजेशन है, सबसे बड़ा फर्क, एक तो मोनोपोली नहीं होना, ताकि एक ही कंपनी अगर या 2 कंपनीज कंट्रोल करेंगी, वही अपने हिसाब से प्राइजेस कंट्रोल करेंगी। आगे वो पूछ रहे थे जनता को क्या असर पड़ेगा, प्राइजेस कल को बढ़ेंगे। जब वही कंट्रोल करेंगे तो वही प्राइजेस अपना तय करेंगे। जब हम लोग करते थे तो हम पहले वहां के लोगों से डिस्कस करके, ट्रेड यूनियन से बात करके, उनको संतुष्ट करके, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट करके जब जाकर के होता था। तो अब तो कोई भी किसी से भी कुछ नहीं पता कि भी कल को जो है वो उठा करके उनको फेंक दे, नौकरी से उनको निकाल दिया जाए। तो हम कभी भी जो इतने सालों में, 70 सालों के अंदर जो संपत्ति बनी है, उसको 2 महीने 3 महीने के अंदर उठा करके इस तरीके से दान के रूप में दे देना, ये और हमारे समय के ऊपर एक एक चीज को पकड़ करके, परख करके, किस तरीके से उसको ज्यादा से ज्यादा उसका पैसा सरकार को मिल सके, सरकार को मिलना मतलब जनता को पैसा कैसे उसको मिल सके, और सामरिक महत्व की चीजों को ना, डिफेंस की चीजों को ना बेचा जा सके, मोनोपोली क्रिएट ना हो सके, ये सब चीजों का हम ध्यान रखते थे, जो जिस चीज को नहीं ध्यान रखा गया। ये बुनियादी फर्क हमारे और उनके अंदर है। सर, लेकिन सर सवाल था, मोदी जी को ये कह रहे हैं कि हम आधुनिकीकरण के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, ये पैसा जो है जनता पर ही खर्च किया जाएगा, तो जनता आपके बात पर विश्वास क्यों करे? आधुनिकीकरण कहाँ हो रहा है? मैंने तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की परफॉर्मेंस की बात बताई ना आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि 12 5-ईयर प्लान के अंदर औसत 7,20,000 करोड़ प्रति वर्ष हमारे समय पे था, जो घट करके 5 लाख करोड़ प्रति वर्ष मोदी की सरकार में, और ये कोरोना से पहले का है, कोरोना काल में तो और कम होगा। तो जब इनका खुद का 40% खुद इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सरकार की इन्वेस्टमेंट कम हो गई, तो ये किस तरीके से कह रहे हैं कि कांग्रेस से बेहतर ये कर रहे हैं? हम लोगों ने जब बेहतर, कांग्रेस ने, यूपीए ने, सरकारी सिस्टम से हम लोगों ने बेहतर परफॉर्मेंस करा, तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि ये उसमें कहना चाहते सिर्फ और सिर्फ अपने कुछ चुने हुए मित्र पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना, यही केवल इनका मकसद है और कुछ नहीं। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया कि जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको इन्विट कहते हैं, ये दोनों ट्रस्ट बना करके, बहुत सारी संपत्तियां, ये दोनों ट्रस्ट बना करके, इन ट्रस्ट को सेबी में रजिस्टर करके मार्केट में डाला जाएगा और संपत्तियां इन ट्रस्ट को दी जाएंगी, और ये ट्रस्ट यूनिट्स बना करके इसको बेचेंगे। तो जो जिसने यूनिट खरीद लिया वो उसका मालिक होगा, या सरकार उसका मालिक होगी जिसने ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दिया। तो ये जो है बिल्कुल सरासर झूठ है। और जब 60 साल की लीज में देंगे तो 60 साल में तो 2 पुश्तें आगे निकल गई। 60 साल की लीज मलकियत से कैसे कम होगी? 60 साल के अंदर तो 50वें साल या 55वें साल में आकर के सरकार ये फैसला कर ले, ना मैं होऊंगा उस टाइम पे ना आप होंगे, ये फैसला कर ले भी इनको और दे दिया 60 साल के लिए, या इनकी हमेशा के लिए होगी, जब क्या होगा? तो ये झूठ बोल रहे हैं। हमारी ये दिक्कत, ये यही कौशिक बासु ने कहा है, जो इकोनॉमिस्ट है, कि ये बेच रहे हैं और किराए का भाव पे बेच रहे हैं। मैं उससे एक कदम और आगे कह रहा हूं कि किराया भी जो है वो एक बार में नहीं मिल रहा है। 6 लाख करोड़ भी, ये जैसे 60 साल की लीज है, तो ये जो पूरे 60 साल में जो खर्च होगा उसका अब हिसाब लगा करके कह रहे हैं कि ये करके हमारा 6 लाख करोड़ हो गया। तो इसलिए ये किसी भी तरीके से देश के हित में नहीं है, और ये पूरी जो है ये बेचा जा रहा है। ये हम लोग आपको साफ, मैंने तो उनके वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में से निकाल करके, एक सब निकाल करके मैंने आपको बताया। है
रोड में जो सबसे ज्यादा रोड है, जिसका जो सबसे बड़ा सेक्टर, उसमें तो टोल टैक्स इकट्ठा होता है, वो कहां पे घाटे में चल रहा है। और अगर जो है ये सिर्फ घाटे वाले अगर होते, सिर्फ घाटे वाले, तो हमें दिक्कत नहीं थी। पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, कोई घाटे में कहां चल रहे हैं? घाटे में सिर्फ घाटे वाला नहीं चल रहा, ये तो जो प्रॉफिट मेकिंग है, इनके खुद के इसमें इन्होंने कहा है कि हम प्रॉफिट मेकिंग को हम लोग आगे दे रहे हैं। इन्होंने खुद माना है, ये नहीं कह रहे कि भी घाटे वालों को दे रहे हैं। इन्होंने कहीं पे भी घाटे वाले शब्द नहीं बोला है। और रेलवे स्टेशन भी और जो लाइंस भी जो ये लोग आगे बेच रहे हैं, वो वही लाइंस हैं जो प्रॉफिटेबल है, वही रेलवे स्टेशन है जहां पे सबसे ज्यादा फुटफॉल है, जहां पे सबसे ज्यादा इनकी बिक्री होनी है। तो ये कोई घाटे वाली चीज तो सरकार अपने पास रख रही है और प्रॉफिट वाली बेच रही है। कौशल भाई, राज्य सरकार से पूछा नहीं गया, और राज्य सरकार से जब पूछा नहीं जा रहा तो राज्य सरकार क्यों सपोर्ट करेगी? और राज्य सरकार जो है ऐसी चीजों में तो राज्य को वापस पैसा मिलना चाहिए, तो राज्यों को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो जब राज्य सरकार ने अपनी जमीनें दी हैं, जब राज्य सरकार के दी गई रियायत की जमीन सरकार अपने शर्तों के हिसाब से अपने खुद को बेचेगी, तो राज्य सरकार से पूछेगी नहीं तो हमारे कांग्रेस शासित राज्य सरकारें क्यों सपोर्ट करेंगी? कौशल जी भास्कर से। क्या कांग्रेस क्या भविष्य में जोर से क्या भविष्य में देखिए, सरकारों की जरूरत तो हमेशा रहेगी। सरकार ही लोगों का भला कर सकते हैं, कंपनियां लोगों का भला नहीं कर सकती हैं। और जिस तरीके से एनडीए की सरकार और मोदी सरकार विशेष तौर के ऊपर काम कर रही है, ये सारी चीजों को प्राइवेटाइज एक करके कर रही है, तो आगे समय में तो पूरी कंपनियां ही एक तरीके से देश को चलाने का काम करेंगी। तो जो सर्विसेज हैं, खासतौर के ऊपर रेलवे की है, ट्रांसपोर्ट की है, वो सारी सर्विसेज तो सरकारों का काम होता है, क्योंकि वो उसमें सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग उसका मकसद नहीं होता है। उसमें लोगों को बेहतर सुविधाएं देना मकसद होता है, नौकरियां देना मकसद होता है, कंपटीशन क्रिएट करना मकसद होता है, ताकि मोनोपोली ना बने। और वो अगर सरकारों से वो काम छीन रही है ये मोदी सरकार, तो ये भविष्य के अंदर इसका बहुत बड़ा खमियाजा हमारे देश को और देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। देखिए, निजी बाजार और इसमें जब राइट टू इंफॉर्मेशन और राज्य सरकारें दोनों को एक तरीके से खत्म करा जा रहा है, तो ये सिर्फ राज्य सरकारों से ताकत नहीं छीनी जा रही, लोगों से भी ताकत छीनी जा रही है। आरटीआई जो सूचना के अधिकार का कानून है, ये जनता को अधिकृत करता है, तो ये राज्य सरकारों की पावर्स भी क्षीण नहीं हो रही, बल्कि जनता की पावर्स भी क्षीण हो रही है। और साथ में लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी भी अगर नहीं होगी, अगर सीएजी उसको ऑडिट करेगा, नहीं कर सकता, पीएसी के सामने वो नहीं आएगा, तो जो है एक तरीके से आप पूरे के पूरे लेजिस्लेटिव प्रोसेस को, लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी को आप रोक रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। देखिए, ये विषय और ये प्रश्न आपका ऐसा है कि जो मेरे लेवल का आदमी उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है बड़ी डिबेट और सीनियर लेवल पे डिसीजन, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है और मैं
एज AICC जनरल सेक्रेटरी मैं नहीं समझता कि मैं इसके ऊपर खुद ये बात करूं। ये वर्किंग कमेटी का और उस समय की कैबिनेट के लेवल का डिसीजन है, तो मैं जो आज मोनेटाइजेशन का विषय है, मैंने सबसे पहले कहा और मैं उसमें आपकी मदद चाहूंगा, क्योंकि इस विषय को मत आप डाइल्यूट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों का उस वक्त देखेंगे। अभी तो हम लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे कि ये डिस्काउंट सेल को रोका जाए। अभी हमारे को उम्मीद है कि सरकार झुक जाएगी।